Hello, my Genius family. This is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics. आज के हमारे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्लांट्स में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे पूरे बॉडी में होता है। उसी तरीके से प्लांट में कैसे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखिए, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट्स इतने टॉल होते हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, फिर कैसे रूट से लेकर वो जो वाटर होता है, पानी होता है, वो कैसे वो टिप तक पहुंच पाता है ट्री के। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में अराइज होता है। तो आज ये क्वेश्चन दूर हो जाएगी कि किस तरीके से वाटर रूट से लेके टिप ऑफ द प्लांट तक ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि प्लांट को पता कैसे चलता है कि मुझे अपना फूड किस पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना है। प्लांट के पास तो ब्रेन नहीं होता, तो प्लांट को पता कैसे चलता है कि अब जो मेरा फूड है वो इस पार्ट में मुझे भेजना चाहिए। इसका भी आंसर आज हमें मिलेगा। तो देखिए, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता किसका है, किस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्लांट्स में। तो सबसे पहले वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे प्लांट में। एंड द सेकेंड थिंग विच इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इज फूड। फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्लांट्स में। अब देखिए, ये वाटर एंड मिनरल्स हैं, ये इनको ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद करता है, कौन हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में। तो जो हमारा जाइलम टिश्यू होता है दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में वाटर एंड मिनरल्स का। और वहीं फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन सा टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू हमारा हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो देखिए, हमने क्लास 9 में ऑलरेडी जाइलम एंड फ्लोएम को अच्छे से डीपली स्टडी कर लिया है, इनके स्ट्रक्चर को। क्लास 10 में क्या इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 में आपको ये जानना है कि किस तरीके से जाइलम हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में। एंड नेक्स्ट थिंग आप क्या देखोगे, नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे कि फ्लोएम टिश्यू किस तरीके से मदद करता है फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाने में। तो ये दोनों ही टिश्यू को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जाइलम टिश्यू में किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस चीज को हम वन बाय वन समझते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। देखिए, अगर हम एक प्लांट या फिर ट्री का एग्जाम्पल अपने माइंड में लेकर चले तो देखिए, ट्री कितने लंबे लंबे होते हैं, बहुत ही टॉल होते हैं। तो किस तरीके से जो वाटर है वो रूट से लेके टिप ऑफ द ट्री तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये जो वाटर है ये एक ट्यूब में ट्रेवल करता है। ये देखिए, ये एक लंबे से ट्यूब में ट्रेवल करता है। ये ट्यूब आया कहाँ से, ये ट्यूब किस तरीके से आया प्लांट में, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, इफ वी लुक एट अ ट्री, तो ट्री के तो सबसे पहले नॉर्मल सेल्स होते हैं। इस तरीके से नॉर्मल जो प्लांट सेल्स होते हैं वही सेल्स होते हैं। फिर मैच्योरिटी के बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद जब ये डेड होने लगते हैं, जब ये सेल्स मरने लगते हैं, तो क्या होता है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सभी क्या होता है, ये लूज करने लगता है, अपने अंदर से ये बाहर करने लग जाता है इन सबको। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अंदर से पूरा हॉलो हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है और एक सिंपल सा एक लॉन्ग ट्यूब बन जाता है। अब ये देखो, और इसी ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, जाइलम। तो देखो, सब क्या हुआ, जो नॉर्मल सेल थे जब वो डेड होने लगे तो इन लोगों ने अपने अंदर के सभी कंपोनेंट्स को लूज कर दिया। और लूज करने की वजह से ये अंदर से बिल्कुल हॉलो हो गए, खोखले हो गए अंदर से, और ये एक पूरा एक ट्यूब का शेप इन्होंने ले लिया। तो अब बताइए, जो जाइलम है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या ये लिविंग सेल है या फिर डेड सेल है? तो यस, जाइलम इज अ डेड सेल, ये एक डेड सेल है।
ओके, ये लिविंग सेल नहीं है। तो देखिए अब ये पूरा एक हमारा वर्टिकल कॉलम बन चुका है, हॉलो वर्टिकल कॉलम। इसका मतलब कि इधर से अब वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि जाइलम ट्यूब बनता कैसे है। जब सेल्स डेड होने लगते हैं, जब वो मरने लगते हैं मैच्योरिटी के बाद, तो उनके अंदर जो भी सब्सटेंस होता है वो लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर एक होलो स्पेस रह जाता है और वो सभी सेल्स मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं, जाइलम ट्यूब बनाते हैं, जिसके अंदर वाटर ट्रेवल कर सकता है। अब देखिए, वाटर क्या खुद ट्रेवल करेगा? वाटर खुद रूट से लेकर लीव्स तक जाएगा क्या? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि वाटर खुद चलकर जाए लीव्स तक। तो देखिए, वाटर को एक खींचने वाला कुछ चाहिए, मैकेनिज्म, जो वाटर को ऊपर सक करे, जो वाटर को ऊपर खींचे, तभी वाटर आएगा, अपने आप वाटर नहीं आएगा। तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म वर्क करता है प्लांट में? ट्रांसपीरेशन। देखिए, प्लांट ट्रांसपीरेशन क्यों परफॉर्म करता है? क्योंकि अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो जब ज्यादा धूप होती है तो हम तो कहीं साइडों में चले जाते हैं, पर प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। उनको उसी धूप में रहना है, चाहे कितनी ही धूप पड़ रही हो। तो वो क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए उन लोग ट्रांसपीरेशन को परफॉर्म करते हैं। जितना भी प्लांट के पास वाटर होता है ना, उसका मैक्सिमम पोर्शन वो ट्रांसपीरेशन में ही खर्च कर देते हैं, वो बाहर ही लूज कर देते हैं, और बहुत ही कम पोर्शन उन लोग खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करते हैं, खुद के ग्रोथ के लिए बहुत कम वाटर यूज करते हैं। ज्यादा वाटर तो वो ट्रांसपीरेशन में ही यूज कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसपीरेशन किस तरीके से मदद करता है वाटर को खींचने में ऊपर। तो देखिए, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, ये हमारे लीव्स का स्टोमेटा है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा वाटर है, लेट मी इरेज दिस, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, सबसे पहले ये देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल हमारा वो चेन बनाकर रहता है। एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके से एक लंबा मॉलिक्यूल का चेन बना हुआ रहता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। अभी आप इतना समझिए कि वाटर मॉलिक्यूल एक चेन बनाकर रहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जिस तरीके से बाहर निकलता है, तो उसके पीछे से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल भी आ जाते हैं। एक पूरा ये सक्शन का काम करने लगता है, और इससे क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, उसके पीछे से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरीके से क्या होता है, पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा जाइलम ट्यूब है, और इस जाइलम ट्यूब में पूरा ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर ट्रेवल करता जा रहा है। एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क बन जाता है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पूल। ट्रांसपीरेशन पूल बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की वजह से एक पुल लग रहा है, जिसकी मदद से जो हमारा वाटर है वो रूट से लेकर लीव्स तक पहुंच जा रहा है। ये ड्यूरिंग डे, दिन में तो सनलाइट होता है, तो दिन में ट्रांसपीरेशन की मदद से ये पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का मैकेनिज्म है, ये हम हमारे रियल लाइफ में भी देख सकते हैं समझने के लिए। जैसे कि हम में से बहुत स्टूडेंट ने कई बार तो मैंगो जूस, कोई भी जूस पिया ही होगा स्ट्रॉ की मदद से। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम स्ट्रॉ को डालते हैं उस जूस में, और उसके बाद हम ऊपर से क्या करते हैं, सक करते हैं। सक करने की वजह से क्या होता है, वो जूस जो है वो उधर से हमारे माउथ तक ट्रेवल कर पाता है। सेम ये प्लांट की तरह ही है। ये जो हमारा स्ट्रॉ है, ये किसकी तरह काम करता है, जाइलम की तरह। ये स्ट्रॉ किसकी तरह है, जाइलम की तरह। और ऊपर कौन सक करने का काम कर रहा है, ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से एक पुल लग रहा है, और उसकी वजह से जो वाटर है वो नीचे से पूरा ऊपर तक ट्रांसफर हो जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है। अंडरस्टूड? तो हमने ये तो देख लिया कि दिन में सनलाइट प्रेजेंट होता है, सन प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से प्लांट ट्रांसपीरेशन करती है, और उस ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट कर पाता है रूट से लेकर पूरे लीव्स तक। पर नाइट में तो कोई सन नहीं होता, तो नाइट में किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है? क्या नाइट में ये वाटर नेटवर्क
फॉल कर जाता है? नहीं, नाइट में भी वाटर ट्रांसपोर्ट होता ही है, नाइट में भी। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से नाइट में भी हमारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए कैसे ये वर्क करता है, इसको समझते हैं। तो मान लो ये हमारा सॉइल का ये टिप है, ओके, रूट का ये हमारा टिप है, सेल है। और देखो ये सेल के आसपास क्या होगा? सॉइल होगा, सॉइल होगा, और इस सॉइल में होगी वाटर, वाटर होगा, देन इसमें मिनरल्स होगा, इसमें मिनरल्स होगा। अब नेचर का काम क्या होता है कि वो इस रूट और सॉइल में कंसंट्रेशन को बराबर करके रखेगी, बैलेंस रखेगी। पर ये रूट देखो, अब वाटर का कंडक्शन करवाना है ना, तो ये रूट क्या करेगा? रूट एक एक्टिव प्रोसेस करेगा। इसमें ये रूट क्या करेगा कि जो मिनरल्स हैं उसको ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा ले लेगा, थोड़ा एनर्जी लगा करके ये मिनरल्स को अपने सेल के अंदर ले लेगा। अब देखो रूट के अंदर हो गया मिनरल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा, और सॉइल के अंदर मिनरल्स का कंसंट्रेशन कम, क्योंकि रूट ने क्या किया? उसने एनर्जी लगाकर एक्स्ट्रा मिनरल्स अपने अंदर ले लिए, जिसकी वजह से रूट के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया और बाहर मिनरल्स का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब नेचर क्या चाहती है कि कंसंट्रेशन बराबर रहे, तो नेचर क्या चाहेगी कि मिनरल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करे, यानी कि रूट से फिर से ये सॉइल के अंदर आ जाए। तो देखो रूट ऐसा होने देगी क्या? रूट ने एनर्जी लगा करके मिनरल्स को अपने अंदर लिए हैं, तो रूट तो दोबारा मिनरल्स को नहीं जाने देगी। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि मिनरल्स को डाइल्यूट कर देते हैं। तो डाइल्यूट करने के लिए वाटर क्या करेगा? इस सॉइल के अंदर जाने लग जाएगा, क्योंकि उधर मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। उसको कम करने के लिए वाटर जाएगा अंदर, रूट के अंदर, और इसकी वजह से क्या होता है? वाटर जो है वो रूट के अंदर मूव करने लग जाता है, और जिसकी वजह से वाटर के मूव करने की वजह से रूट के अंदर प्रेशर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। तो देखो जब वाटर का जब डिफ्यूजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जब हमारा वाटर मूव करता है फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो इधर एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं इधर? रूट प्रेशर। और इस रूट प्रेशर की वजह से रात में भी ये कॉलम, वाटर कॉलम फॉल नहीं करता। रूट प्रेशर की वजह से नाइट में भी हमारा वाटर लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होता रहता है, इस रूट प्रेशर की वजह से। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर हमारा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन प्लांट्स। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो देखिए वन थिंग वी ऑल नो कि प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से प्लांट फूड को प्रिपेयर करती है, सिंथेसाइज करती है। अब देखिए जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा खाना स्टोर करके रखते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पे हमारी बॉडी उसे यूज करती है, उसी तरीके से प्लांट्स भी एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब देखो प्लांट खाना तो बना लेती है, शुगर बना लेती है, पर वो शुगर उतना ही यूज करेगी जितना उसके काम का है। बाकी वो फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेगी कि आगे जब फ्यूचर में काम पड़ा तो मैं इस खाने को यूज करूंगा। ओके, तो देखिए ये शुगर जो है ये मोनोसैकेराइड होता है, पर ये स्टार्च क्या होता है? ढेर सारे शुगर मिलके, जिसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड होता है ऑफ शुगर, और ढेर सारे शुगर मिलके स्टार्च बनता है, और प्लांट इसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। रूट में, लीव्स में ये स्टोर कर लेती है स्टार्च को। तो देखिए मान लो आपने देखा है कि विंटर्स में कभी कभी सनलाइट नहीं निकलते, तो उस दिन प्लांट अपना खाना नहीं बना पाते हैं। तो क्या प्लांट की डेथ हो जाती है? नहीं, प्लांट की डेथ नहीं होती है, प्लांट सरवाइव कर लेता है। तो कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि प्लांट ने पहले से ही एक्स्ट्रा खाना रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो कि जरूरत पड़ने पे ट्रांसपोर्ट होता है।
जैसे कि मान लो लिव उसने लिव्स में स्टोर करके रख लिया है, या फिर उसने मॉडिफाइड रूट्स में स्टोर कर लिया है। जैसे हमारा कैरेट होता है, पटेटो होता है, टर्मरिक होता है, ये सब में क्या होता है कि प्लांट जो है वो अपना खाना उनमें भी स्टोर कर लेती है, और कोई प्लांट लीव्स में स्टोर करती है, जो जरूरत पड़ने पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रेवल करते हैं। मान लो लीव्स में खाने की जरूरत है, तो खाना मान लो रूट्स में है, तो जो फूड है वो प्लांट में रूट्स से लीव तक ट्रेवल करेंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट को कैसे पता चलता है कि इस जगह पर खाने की कमी हो रही है। प्लांट के पास तो कोई ब्रेन नहीं है, फिर कैसे सही जगह पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, आइए इसको समझते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता किस तरीके से है प्लांट्स के अंदर। अब देखिए, वन पॉइंट आप याद रखिए कि जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रेवल करता है इनसाइड प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके, रिमेंबर दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखो, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है वो किसके अंदर होता है, इस वाले कॉलम में होगा, जो कि है हमारा फ्लोएम, और इसके बगल में है हमारा ये जो हॉलो ट्यूब है, ये क्या है, हमारा जाइलम। अब देखो, क्या फ्लोएम भी डेड सेल होते हैं क्या, तो नहीं। हमारा जाइलम तो डेड सेल होता है, ये हमने देखा, पर हमारे फ्लोएम में जो हमारा साइटोप्लाज्म भी होता है, जिसकी वजह से ये लिविंग सेल है। ये एक फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है हमारा। और देखो, जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर, और फ्लोएम में क्या रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, थिक सुगरी सैप। इधर वाटर नहीं होता, बल्कि वाटर में सुगर डिसॉल्व होता है, और एक थिक सुगरी सैप होता है हमारे फ्लोएम के अंदर। अब हम समझते हैं कि कैसे फूड जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। मान लो ये हमारा एक सेल है जिसको हम नाम देते हैं सोर्स सेल, जहां पर सुगर भर भर के हैं, हाई लेवल ऑफ शुगर है, और हमारा दूसरा सेल है जहां पर शुगर की जरूरत है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, सिंक सेल। यानी कि यहां पर शुगर ज्यादा है, यहां पर शुगर कम है, ये सिंक सेल में शुगर कम है। तो कैसे फूड यहां से यहां तक जाएगा, इसको अब हम इस 5 स्टेप्स में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या होगा कि इधर क्या है, इधर थिक सुगरी सैप है फ्लोएम के अंदर, इस फ्लोएम ट्यूब के अंदर थिक सुगरी सैप है, और यहाँ पर हाई लेवल ऑफ शुगर है। तो नेचर क्या चाहेगा, नेचर चाहेगा कि दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहे। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में शुगर मूव करेगा। ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में शुगर मूव करेगा, फिर एक पॉइंट पर जाकर ये रुक जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा तो ये रुक जाएगा, पर इधर होगा लोडिंग प्रोसेस। अब ये इक्वल होने के बाद भी फ्लोएम क्या करेगी, फ्लोएम एक्स्ट्रा एनर्जी लगाकर ये थोड़ा और एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएगी और शुगर ले लेगी अपने अंदर, एक्स्ट्रा शुगर, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये फ्लोएम के अंदर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम ने क्या किया, अपनी एनर्जी लगाकर एक्स्ट्रा लोडिंग कर ली। इधर एक लोडिंग हो गया, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्योंकि इधर एनर्जी खर्च हुई, एनर्जी लगा करके फ्लोएम ने एक्स्ट्रा शुगर यहां से अपने अंदर ले लिए। अब देखो, फ्लोएम के अंदर क्या हो गया, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के लिए सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, ऑस्मोसिस। जो हमारा वाटर है वो जाइलम से ट्रेवल करेगा, कहां पर, फ्लोएम में। हमारा वाटर जाइलम से फ्लोएम में आ जाएगा। अब देखो, ये वाटर आता जाएगा और ये फ्लोएम भरता जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पार्ट प्लफ हो जाएगा। ओके, ये पार्ट प्लफ हो जाएगा, फूल जाएगा ये हमारा, जिसकी वजह से इधर प्रेशर बन जाएगा। अब ये प्रेशर बनने की वजह से ये अब लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जगह पर मूव करेगा, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो, जहां पर प्रेशर कम हो। तो देखो, अगर यहाँ पर कहां पर कमी है शुगर लेवल की, यहाँ पर इस सिंक सेल में,
तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर कम है तो ये जो थिक सुगरी सैप है ये पूरा भर चुका है, वाटर होने की वजह से प्लफ हो गया है, तो इधर हाई प्रेशर होने की वजह से ये मूव करने लगेगा और ये जो फूड है हमारा ये इस फ्लोएम ट्यूब में इस तरीके से आते आते ये सिंक सेल में पहुंच जाएगा जहां पर जरूरत थी। अब मान लो ये सिंक सेल ऊपर होता तो हमारा जो फूड है वो ऊपर जाता, जहां पर भी जरूरत होगी ये उसी जगह पर मूव करेगा ड्यू टू लो प्रेशर। ओके, तो इस तरीके से हमारा सबसे पहले लोडिंग होगा। लोडिंग में क्या होगा, जो हमारा फ्लोएम है ये एक्स्ट्रा एनर्जी लगा करके और शुगर को अपने अंदर ले लेगा, जिसकी वजह से फ्लोएम के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अब इसके हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से वाटर जाइलम से इसके अंदर मूव करेगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, और फिर इधर बलून की तरह ये फूल जाएगा। जैसे बलून हमने देखा है ना, जब उसमें ज्यादा वाटर आप भरोगे तो फूल जाता है, वैसे ये वाला पोर्शन भी फूल जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा जो थिक सुगरी सैप है ये वहां पर जाएगा जहां पर उसकी जरूरत है। जैसे कि इधर सिंक सेल नीचे है जहां पर जरूरत है इसकी, तो ये जो हमारा थिक सुगरी सैप है ये इस तरीके से ट्रेवल करके इस सिंक सेल तक पहुंच जाएगा और वहां पर पहुंचते ही अनलोडिंग होगा। अब देखो इधर पहुंचने के बाद क्या होगा, ये शुगर का अनलोडिंग होगा इस सेल में, ये दोबारा उसको अनलोड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा वाटर था वो दोबारा इधर से फिर से जाइलम में मूव हो जाएगा। ओके, इसको अनलोडिंग करने के बाद वाटर फिर से जाइलम ट्यूब में एंटर कर जाएगा और इस तरीके से हमारा ये 5 स्टेप में फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम में भी न्यूक्लियस नहीं है, फ्लोएम में ना न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर भी ये कैसे परफॉर्म कर ले रहे हैं हर टास्क। तो देखो इसको कौन हेल्प करता है, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल फ्लोएम की मदद करता है, ये इसका लाइफ टाइम साथी है, लाइफ टाइम ये इसकी मदद करता है, इसके साथ ही रहेगा, ये हमेशा फ्लोएम के साथ ही रहेगा, फ्लोएम की मदद करता है, क्योंकि फ्लोएम के पास खुद का ना न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये इसको कंपेनियन सेल हेल्प करता है इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखो क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम हमारा क्यों डेड नहीं है। फ्लोएम हमारा लिविंग सेल है, वही जाइलम हमारा एक डेड सेल है, ये एक कॉन्ट्रास्ट इनमें डिफरेंस है। तो फ्लोएम डेड क्यों नहीं है, तो इसका जो रीजन है वो है एक्टिव प्रोसेस। जैसे कि फ्लोएम में हमने देखा ना कि इसको एनर्जी लगा करके एक्स्ट्रा शुगर लेनी पड़ रही है, तो डेड सेल होता तो वो एनर्जी लगाता नहीं लगाता। फ्लोएम एक लिविंग सेल है तभी वो एनर्जी लगा पा रहा है और वो एक्स्ट्रा शुगर को इस सोर्स सेल से ले पा रहा है अपने अंदर, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ने की वजह से ही ये फिर जो खाना है ये दूसरे सेल तक मूव कर रहा है। तो इसके लिए फ्लोएम का लिविंग सेल होना जरूरी है, इसलिए हमारा फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल होता है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को समझ लिया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किस तरीके से होता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किस तरीके से होता है इन प्लांट्स। इसी के साथ हमने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को ओवर कर लिया है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।